Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudhamdi. Today I am starting a new chapter of chapter number 7, Macroeconomics. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। ये मैक्रो इकोनॉमिक के चैप्टर हैं। सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया टोटल डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में तो क्या टोटल सप्लाई। तो ये टोटल डिमांड करता कौन है? देश में जितने भी लोग हैं वो किसी सेक्टर से बिलोंग करें, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, अगर वो किसी भी वस्तुओं का डिमांड कर रहे हैं तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। और अगर पूरे प्रोड्यूसर के द्वारा जितना भी गुड्स का सप्लाई किया जा रहा है सर्विस का देश में तो वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। देखा जाए तो 4 सेक्टर होता है हमारे देश में इकोनॉमी में। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, फिर दूसरा है फार्म सेक्टर, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर और उसके बाद जो होता है वो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हो गया बाहरी क्षेत्र। इसे आप फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं या इंटरनेशनल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, जो भी सेक्टर कह सकते हैं, मतलब आपका ये देश का नहीं होगा। देश में 4 सेक्टर है और 4 सेक्टर डिमांड भी कर सकता है और 4 सेक्टर सप्लाई भी कर सकता है। तो चारों सेक्टर के द्वारा जो डिमांड होगा वो एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा, चारों सेक्टर के द्वारा जो सप्लाई होगा वो एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे बेस्ड है। सिलेबस को बहुत कम किया गया है। हमारा जो सिलेबस है जो 2020 और 21 का है वो बहुत ही छोटा हो गया है। इसमें ये चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, सो वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। तो पहला बात है कि आपके जो क्वेश्चन है वो आएगा आपका डिफाइंड एग्रीगेट डिमांड, स्टेट इट्स कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये इसका कंपोनेंट क्या है। तो इसका जो कंपोनेंट है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। पहला कंपोनेंट है कि आपका इस क्वेश्चन को और भी अगर किसी तरह से लिख सकते हैं तो इस तरह से पूछ सकता है कि स्टेट द मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ये भी पूछ सकता है कि आपका एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग और या कंपोनेंट क्या है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो पहला जो टॉपिक्स है वो है एग्रीगेट डिमांड पर रिलेटेड। एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस विच ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो एग्रीगेट डिमांड कहता क्या है इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस, मतलब पूरे देश में जितना भी गुड एंड सर्विस का फाइनल गुड्स एंड सर्विस का जो डिमांड है ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑल द इकोनॉमी मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर या फिर हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, ये चारों सेक्टर के द्वारा जो डिमांड किया जाता है गुड एंड सर्विस पे उसी को हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, जिस तरह का इनकम होता है उस तरह का वो गुड्स को बाय करते हैं, उतना गुड्स डिमांड करते हैं। इन अकाउंटिंग ईयर, मतलब ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है यहाँ पे 1 साल के अंतर्गत, मतलब 1 साल के अंदर जितना भी गुड एंड सर्विस का डिमांड किया जाता है वो आपका एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। इसे आप शॉर्ट में एडी कह सकते हैं। अगला है कंपोनेंट ऑफ एडी। तो पहला देखा जाए तो 4 कंपोनेंट है। पहला है कंजप्शन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, फिर तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले कंजप्शन से बनता है प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये कंजप्शन वर्ड कंजप्शन उन लोगों के लिए होता है जो कस्टमर होते हैं, वो लोग होते हैं जो डिमांड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले सबसे पहला वर्ड जो लिया है वो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिया है। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंतर्गत हम लोग खुद आते हैं। ठीक है, तो इसके अगर अंतर्गत हम लोग आते हैं जिसे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं और इसे आप प्राइवेट भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोग प्राइवेट के अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर नहीं होते, हमारा प्राइवेट कंजप्शन होता है। तो इसकी डिफाइन कर लेते हैं। इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the household on the purchase of goods and service during an accounting year। यहाँ पे कहा गया है कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो होता है जो टोटल खर्चा करते हैं हम लोग। किस पे खर्चा करता है? हाउस होल्ड खर्चा करता है गुड्स एंड सर्विस पे। हम लोग जिस तरह के भी गुड्स एंड सर्विस पे टोटल खर्चा करेंगे, पूरा देश में जो भी लोग हैं वो गुड्स या सर्विस का ही यूज करते हैं, उस पर ही खर्च करते हैं। तो अगर ऐसा करें तो हम लोग वो प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कह सकते हैं, मतलब ये लोगों का एक तरह का एक्सपेंडिचर है। अगला बात में आते हैं इन्वेस्टमेंट। आई से बना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जिस तरह से हाउस होल्ड प्राइवेट या हाउस होल्ड में हाउस होल्ड खर्चा करता है, हम लोग खर्चा करते हैं, उसी प्रकार से सेम टाइप द इन्वेस्टमेंट एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्राइवेट फर्म
ऑन द कैपिटल गुड्स। यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होगा वो प्राइवेट फर्म के द्वारा होता है और ये कैपिटल गुड्स पे होता है। कैपिटल गुड्स का मतलब ये हो गया, इट इंक्लूड द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द फिजिकल कैपिटल एसेट्स सच मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड द चेंज इन द इन्वेंट्री। मतलब ये इन चीज़ों को शामिल करता है, जैसे मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया। तो एक फर्म क्या खरीदेगा, एक फर्म खरीदेगा लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेगा, मशीनरी खरीदेगा, इक्विपमेंट खरीदेगा, बहुत सारी चीज़ें खरीदेगा, इन्वेंट्री खरीदेगा। तो चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, हम लोग जानते हैं, इसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतना बात जान लीजिए कि आपका यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो ये हम लोग के द्वारा होता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो फर्म के द्वारा होता है। हाउस होल्ड पहला सेक्टर है, फर्म क्या है दूसरा सेक्टर है, और तीसरा सेक्टर हम लोग को पता है वो गवर्नमेंट है। तो 4 सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, फर्म सेक्टर हो गया, अब आते हैं हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर की ओर। इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। गवर्नमेंट क्या करता है, कंज्यूमर गुड्स पे भी खर्च करता है और कैपिटल गुड्स पे भी खर्च करता है। जैसे कि हाउस होल्ड क्या करता था, कंज्यूमर गुड्स पे खर्च करता था, गुड्स एंड सर्विस पे खर्चा करता था। फर्म क्या करता था, वो आपका कैपिटल गुड्स पे खर्च करता था, मतलब मशीनरी पे खर्च करता था। पर जब गवर्नमेंट की बात करें तो वो दोनों तरह का गुड्स पे खर्च करता है। ठीक है, कॉमन नीड ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी का जो नीड है उसको पूरा करने के लिए 2 तरह का गुड्स को गवर्नमेंट खरीदता है। इट मीन्स गवर्नमेंट इनकर कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट को देखा जाए तो दोनों तरह का एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जब गुड एंड सर्विस पे होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो मशीनरी पे होता है, लैंड पे होता है, बिल्डिंग पे होता है। तो आप यहाँ पे याद रखें कि गवर्नमेंट दोनों तरह का खर्चा करता है और हाउस होल्ड सिर्फ कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, फर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है और गवर्नमेंट देखा जाए तो दोनों खर्चा करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है वो भी तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया हूँ। जैसे कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू मीट द पब्लिक नीड लाइक लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट, डिफेंस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन सा है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट तो गुड्स एंड सर्विस नहीं खरीदेगा। गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, सभी का अलग अलग कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, सभी का अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, फर्म सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो गवर्नमेंट का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो आपका लॉ एंड ऑर्डर को चलाने में चलता है, एजुकेशन में चलता है, हेल्थ पे चलता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पे देता है, डिफेंस पे खर्च करता है। तो गवर्नमेंट को इसके बदले में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये क्या है, एक तरह का खर्च है, इसीलिए इसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा गया है। जैसे इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो वो हमेशा एसेट्स पे होता है, कैपिटल पे होता है, जैसे हाईवे बना देना। जैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, रोड, पावर प्लांट। तो देखा जाए कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, पावर प्लांट नहीं बनाया जा रहा है, रोड नहीं बनाया जा रहा है, ये क्या है, डे टू डे जो नीड है लोगों का उसको पूरा करने के लिए जो खर्चा होता है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। और ये दोनों तरह का कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट का खर्चा होता है। उसके बाद हमारे पास है नेट एक्सपोर्ट के बारे में। अब ये नेट एक्सपोर्ट के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। जब मैंने पहला प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोला तो वो हाउस होल्ड के लिए था, पहला सेक्टर। दूसरा बोला था फर्म फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो आपका फर्म का था, इन्वेस्टमेंट था। और तीसरा था आपका गवर्नमेंट का। और चौथा है आपका नेट एक्सपोर्ट जिसमें रेस्ट वर्ल्ड आता है, मतलब चौथा सेक्टर। तो चौथा सेक्टर में नेट एक्सपोर्ट आता है। इसमें नेट एक्सपोर्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है नेट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। मतलब हमारे देश से यहाँ से क्या गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट किया जा रहा है, क्या भेजा जा रहा है और क्या इंपोर्ट किया जा रहा है, क्या लाया जा रहा है। तो जो भेजा जा रहा है, जो लाया जा रहा है, अगर हम भेजा जा रहा है और लाया जा रहा है से घटा दें, एक्सपोर्ट को माइनस इंपोर्ट कर दें, तब जाकर आपका नेट एक्सपोर्ट निकलता है। तो नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंट बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। साफ लिख दिया गया। एक्सपोर्ट मतलब गुड्स को भेजना, सर्विस को भेजना, और इंपोर्ट मतलब गुड्स को लाना या सर्विस को लाना अपने देश में। इट शो द इफेक्ट ऑफ द डोमेस्टिक स्पेंडिंग ऑन द फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये दिखा जाता है कि हमारा जो डोमेस्टिक स्पेंडिंग, डोमेस्टिक वर्ड जो है वो हमारे देश से रिलेटेड है। डोमेस्टिक मतलब देश का, तो देश का जो स्पेंडिंग है, खर्च है, वो किस पे कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स एंड सर्विस में कर रहे हैं। अगर हम फॉरेन गुड्स एंड सर्विस में करेंगे खर्चा तो वो इंपोर्ट कहलाएगा, बिल्कुल सही है। एंड द फॉरेन स्पेंडिंग डोमेस्टिक गुड्स, अगर फॉरेन वाले डोमेस्टिक गुड्स पे खर्च कर रहा है तो डेफिनेटली वो तो एक्सपोर्ट कहलाएगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो मेरा गुड्स जा रहा है, वो पैसा मेरे पास देगा, उसका खर्चा हो रहा है। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फॉरेन का मतलब हो गया बाहरी क्षेत्र और डोमेस्टिक का मतलब हो गया देश का क्षेत्र। तो इस तरह से ये जो टॉपिक्स है ये ख़त्म होता है। अगला जो वीडियो होगा वो मेरा कंजप्शन फंक्शन पे होगा। सिलेबस बहुत ही कम कर दिया गया है, तो आप इसे जान लीजिए। आपका ये पॉइंट है और आपका ये मीनिंग है। अब हम लोग इसे थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसे डिटेल में समझने के लिए हमें पेंसिल का इस्तेमाल करके मैं थोड़ा सा आपको इसको डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आपको बेटर तरीक़ा से
ये चैप्टर समझ में आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले एडी के बारे में बात किया है ना। फर्स्ट है एडी के बारे में। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट में मैंने 4 सेक्टर के बारे में डिस्कस किया है। पहला जो सेक्टर है हम लोग का वो हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर, है ना। हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है फार्म सेक्टर, तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो ये 4 ही सेक्टर हैं और चारों सेक्टर मिलकर जो है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट करता है। ये चारों सेक्टर, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, फार्म सेक्टर हो, या गवर्नमेंट सेक्टर हो, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर हो, ये एडी का कंपोनेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि यही डिमांड करता है, यही इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए इसे हम लोग कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, जान सकते हैं कि मैंने इसे कैसे किया है। तो हमेशा याद रखिएगा एडी का फुल फॉर्म क्या है, ये एडी का कंपोनेंट कौन कौन सा है। ठीक है, thank you, and write all the question answer what is AD and its component. These 2 questions are attached to each other and this is very important topics. Thank you.